गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेज गति से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी। क्या कुछ कहा है, और अब सीधे हम उत्तरकाशी आपको ले चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Today I have with me member NDMA, that is National Disaster Management Authority, Lieutenant General Syed Atta Hasnain. He will be briefing on the developments that have been taking place at the Uttarkashi tunnel site. And with me also present today is Mr. Vishal Chauhan. He is member National Highways Authority of India. Over to General Saab. He'll give you an overview about the developments, and after that we will open the floor for questions and answers. Thank you. Thank you, Manish Saab. Good evening and Jai Hind. Namaskar to everyone. सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं by expressing my gratitude, the gratitude of the Government of India. जिस तरह से अभी तक मीडिया ने इसको हैंडल किया है, परसों आपने देखा था हमारे यहाँ गुफ्तगू हुई थी, और जिस तरह से एक पॉजिटिविटी क्रिएट की गई थी पूरे देश में कि किस तरह से सरकार जो है इसको हैंडल कर रही है, इस स्थिति को, इमरजेंसी को, और पूरे रिसोर्सेस किस तरीके से सामने लाए जा रहे हैं। कोई इसमें सोर्स जो है उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, जिसको मैं इस टर्मिनोलॉजी में कहता हूं एन ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट का हर हिस्सा इसके अंदर शिरकत कर रहा है इस वक्त। Excuse me, start by that positive. Please maintain silence. So let me start with that. बाकी जहां तक सक्सेस का सवाल है, प्रोग्रेस का सवाल है, जब से हम मिले, कल भी कुछ चैनल्स के साथ मैंने यहां शाम को बात की थी, और लगातार मीडिया के साथ हमारा रास्ता बना हुआ है। जो मैंने पहले आपको ब्रीफ किया था कि 5 दिशाओं से ये अटैक हो रहा है इसके ऊपर, इस टनल के ऊपर। इट्स अ 5 डायरेक्शनल अप्रोच विच इज बीइंग टेकन। उनमें सबसे अहमियत वाली जो अप्रोच है वो इसी तरफ से अप्रोच है जहां से हमारा ऑगर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। द मेन अप्रोच विच इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड द सिलक्यारा अप्रोच, इज इट? उस वहां से सिलक्यारा, एब्सोल्युटली दैट्स द प्लेस जहां से ये अप्रोच अपनाया गया है। और 16 तारीख से खास तौर पे द प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन मेड। 16, 17 वहां पर कुछ अड़पन आई थी, 22 से फिर दोबारा शुरू हो गया था यहां पर ऑपरेशन, और कल भर ऑपरेशन चला है। आज भी सुबह से ऑपरेशन वहां चला है, मगर कुछ बीच में यहां पर अड़पन आई हैं, ऑब्स्टिकल्स आए हैं। अच्छी खबरें तो यह हैं कि वर्कर जो अंदर हैं राजी खुशी हैं। परसेप्शन भी बदला है देश के अंदर कि उनके पास ये कोई कोठरी में नहीं घुसे हैं, कोई माइन के अंदर नहीं घुसे हैं। वो वहां पर एक 2 किलोमीटर का टनल का इलाका है जिसके अंदर वो हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लाइट की कमी नहीं है, खाना पीना, क्योंकि 6 इंच की पाइपलाइन वहां बन चुकी थी परसों, तो खाना पीना काफी तादाद में अंदर चला गया है। यहां तक कि कपड़े भी चले गए हैं, दवाएं काफी तादाद के अंदर वहां अंदर पहुंच गई हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो सब अंदर भेजा गया है। आइसोलेशन, एक चीज आइसोलेशन होती है जिससे मानसिक असर होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको भी दूर करने के लिए साइकोसोशल काउंसलर्स वहां लाए गए हैं। और अब क्योंकि कम्युनिकेशन बन गया है प्रॉपर, पहले तो एक क्रूड कम्युनिकेशन मेगाफोन के जरिए, पाइप के जरिए था, अब तो लाइन के जरिए वो कम्युनिकेशन बन गया है और डायरेक्ट बात हो रही है वहां से। तो उसकी वजह से साइकोसोशल काउंसलर्स जो हैं उन्होंने उनसे बात भी की है वर्कर्स के साथ। ये भी वहां पर देखा गया है, और कुछ मीडिया के चैनल्स ने, कुछ प्रिंट मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि एक नेचुरल लीडरशिप सामने आई है। नेचुरल लीडरशिप इन स्थितियों में हर दफे आती है, जहां पर भी एक कलेक्शन ऑफ पीपल जहां पर होते हैं वहां पर हर दफे एक लीडरशिप आती है। इस केस में भी एक फोरमैन और उसका एक असिस्टेंट, एक उसने लीडरशिप अज्यूम की है। यहां तक कि उसने ये भी बताया है कि वो आखिरी में आएगा। ही विल बी द लास्ट पर्सन टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम इनसाइड। ही हैज गॉट दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ
that much of confidence on all the assistance which is being done to take him out, all the confidence in the equipment जो वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है. 20 साल का उसका तजुर्बा है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा है इसके लिए. So that is a very good thing because he's a natural leader. जब आ जाता है अंदर तो ग्रुप जो है उसके अंदर और थोड़ी ताकत आ जाती है. So having said this much, it's also important to know कि जगह जगह से जो रिसोर्सेस आ रहे थे, ड्रिलिंग मशीन्स आ रही थी 4 अलग अलग दिशाओं से इसको अप्रोच करने के लिए. वो मशीनें अभी भी आ रही हैं, कुछ बिल्कुल हाल ही में पहुंच गई हैं. सड़कें वहां पर पूरी तैयार हैं, बेसिस जो हैं वो भी बन चुके हैं और वहां जैसे ये मशीनें पहुंचेंगी वो कोशिशें भी शुरू हो जाएंगी. दिस इज टू केटर फॉर रिडंडेंसी, कि रिडंडेंसी इस तरह के ऑपरेशन में निहायत जरूरी है. अगर एक जरिया फेल हुआ तो हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 और जरिए हो सकते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे और उन जरियों में शायद वक्त और ज्यादा लगे, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए. द मीडिया मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड, द नेशन मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर किसी तरीके से अड़पन आई इस अप्रोच से, जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच हम कर रहे हैं सिलग्यारा की तरफ से, तो और अप्रोचेस पे वक्त और ज्यादा लगेगा. मगर इसकी पॉजिटिव चीज यह है कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनको राहत पहुंचाई है, उनको असिस्टेंस मिल रही है और हर तरीके से उनका वेलफेयर देखा जा रहा है और उनकी फैमिलीज को एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ और वक्त लग गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए और वो सब अंदर जो हैं तैयार हैं उसके लिए. जहां तक इस अप्रोच का सवाल है, आप देख रहे होंगे, खुद भी आप चैनल्स के ऊपर देख रहे होंगे कि वहां से बहुत आश्वासन आ रहे हैं कि अगले 2 घंटे में, दिन के शायद बीच दिन में या आखिरी लास्ट लाइट शाम तक या कल सुबह, सब लोग टाइमलाइन लगा रहे हैं इसके ऊपर. और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये लड़ाई की तरह ऑपरेशन होते हैं. इनके अंदर टाइमलाइन कभी नहीं लगा जाती, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी आपको काम सामने मालूम नहीं कि दुश्मन क्या करने वाला है. इसमें आप समझिए कि जमीन जो है आपका दुश्मन है, हिमालयन जियोलॉजी वो है, दुश्मन है. जो टनल कोलैप्स हुआ है उसके अंदर किस एंगल से गर्डर गिरा है, किस एंगल से कंक्रीट गिरा है, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में. और यही चीज हुई है कल रात को, जब अंदर ऑगर गया है तो उसको एक गर्डर मिल गया और गर्डर को पार नहीं कर पाया, तो फिर पूरे जो रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल किया गया ऑगर को निकालने के लिए, अंदर ऑक्सीएसिलिन टॉर्चेस भेजने के लिए, उसके बाद ऑक्सीएसिलिन टॉर्चेस से उनको गर्डर्स को काटने में. इस सब चीज में वक्त बहुत ज्यादा लगता है और कोई ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे में हो जाएगा ये. तो और ये काम बड़ा आर्डुअस काम होता है, इसके लिए स्पेशलिस्ट जाते हैं अंदर. जो इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जब ऑक्सीएसिलिन के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पर 1.5 घंटे का सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन का. जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाता है और आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है और दोबारा नई ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं. तो ये काम एक एंक्लोज्ड स्पेस में, आप समझ लिए तकरीबन सबमरीन की तरह, सबमरीन में तब भी ज्यादा स्पेस होती है, ये एक पाइप के अंदर हो रहा है ये काम. तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये. तो इस पे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है. इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है. और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे है. तो बोथ आर एट रिस्क. अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क. सो वी हैव टू केटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम. मैं समझता हूं कि कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइंस ले जान करना सही नहीं होगा, मगर फासले काफी, परसों रात से काफी फासला अंदर बढ़ चुका है. 22 मीटर पहले था, तकरीबन 45 मीटर तक पहुंच गया था कल रात को. उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ था जब तक कि यह बाधा पड़ी थी.
सुनने में आया है कि अभी दोबारा थोड़ा रुकावट आई है, उसको दूर की जा रही है उस रुकावट को। तो ये रुकावटें 10, 12 या 15 मीटर जो आपकी रह गया है उसके अंदर 2, 3 या 4 दफे और आ सकती हैं, और ये वही कार्रवाई आपको रिपीट करनी पड़ेगी पूरी। जो ऑक्सी एक्सीलिन के साथ आपने गर्डर्स को काटा है, या क्या मालूम सामने कोई कंक्रीट का ब्लॉक आ गया है, जो कुछ भी करना है आपने उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है डिले होता रहेगा, मगर सरकार की तरफ से जो बाकी दिशाओं से कोशिशें होंगी उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। दैट वी विल कंटिन्यू। सुविधाएं बन गई हैं, जहां पर 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए चाहिए था, उस दिशा में वो बंदोबस्त हो गया है। उसका जो ड्रिफ्ट चैनल, एक ड्रिफ्ट तरीके से जो काटना था, स्क्रैप करना था टनल का जो कोने जो थे उनको, वो काम भी शुरू हो गया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी की वहां पर है, वो फैब्रिकेशन भी शुरू हो गया है, जो इक्विपमेंट वो फैब्रिकेट कर रहे हैं इसके लिए। ब्लास्टिंग का काम उस तरफ से, बरकोट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। तकरीबन 8-9 मीटर का एक्सेस भी बन गया है वहां पर। तो ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊपर से 6 इंच की पाइपलाइन, एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन लगाने के का भी काम शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती है। अभी आपके पास एक 6 इंच की पाइपलाइन है, एक 4 इंच की शाफ्ट है, तो अगर एक और 6 इंच की पाइपलाइन आ जाए तो और भी अच्छा होगा। ऑक्सीजन भी जाएगा, आपके पास रिजर्व के तौर पे एक और एक्सेस रूट लॉजिस्टिक्स के लिए बना रहेगा। बात आई आखिर में पोस्ट रिकवरी, या आप रिकवरी की भी बात कर सकते हैं, रेस्क्यू की भी बात कर सकते हैं, कि जब थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा तो ये इनको कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए पिछले 10-12 दिन से एनडीआरएफ वहां पर है, 2 टीम है। डीजी एनडीआरएफ वहां खुद आज मौजूद हैं, आईजी एनडीआरएफ कल थे वहां पर, और रिहर्सल प्रैक्टिस जारी रही है ऑल दीज 10 डेज। हार्डी लोग हैं ये हमारे एनडीआरएफ के जवान, ये जानते हैं तरीके। इंप्रोवाइजेशन किया है, स्ट्रेचर्स के ऊपर पहिए लगाकर स्ट्रेचर्स को ऊपर नीचे खींचने का अभी रिहर्सल किया है, क्योंकि सबसे तेज तरीका होगा कि आप स्ट्रेचर भेजिए अंदर, इधर से तार बांधिए या रस्सी बांधिए, उधर से रस्सी बांधिए, स्ट्रेचर के ऊपर एक वर्कर को लेटाइए और इसको खींचिए पहियों के जरिए। अगर आप कोई अड़पन आती है तो फिर क्रॉलिंग करके, अगर अपने बल पे क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा 65 मीटर, तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा और उसमें खतरा भी होता है कि कोई किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को साइकोलॉजिकली कोई असर हुआ है, तो इस तरह से उसमें अड़पन आती है। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका जो है स्ट्रेचर्स का वो अपनाया जाएगा और उसके अंदर कोई अड़पन नहीं आएगी। बीच बीच में इतना स्मूथ पैसेज नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर, मगर कोशिशें इसके लिए पूरी जारी रहेंगी। जब ये रेस्क्यू हो जाएगी, जिस वक्त भी हो जाएगी, आप इमेजेस देख रहे हैं, टेलीविजन पे भी बहुत इमेजेस आ रही हैं कि वहां पर सबसे पहले मेडिकल, एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा, और कोई सीरियस केसेस हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रिक्विजिशन दिया गया है, कंफर्म रिक्विजिशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर, उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई हैं, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर अटेंडेंट, उसके अंदर शायद उसका रिश्तेदार, अगर वहां पर साथ में उसके कोई रिश्तेदार है वो सब उसके साथ जा सकते हैं, इंडिविजुअली जा सकते हैं वहां तक, ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनके डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा इसका। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजों के साथ, और खास तौर पे ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंटली ये पूरी खबर दे रहे हैं, तो उम्मीदें काफी रेज हुई हैं और दिलासा मिली है, और जितने वर्कर हैं अंदर, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है, उससे और ताकत आएगी उनके अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हाल ही में अगले कुछ घंटों में या कल तक या जब भी है, तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल हैं अगर इसके ऊपर,
खास तौर पे आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं जो मौजूद हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि देशों से। उनका रहना वहां पर हमें और दिलासा देता है और सपोर्ट देता है। इन सब का बहुत तजुर्बा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। अंडरग्राउंड कार्रवाई जो है, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर काम बहुत इन्होंने किया है। तो वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा जो है वो ला रहे हैं और एक्सपर्ट एडवाइस हमको लगातार यहां पर दे रहे हैं। Yeah, we'll begin from the third row. Follow me. So, Polemy from India Today, you did mention about the fact that there seems to be some sort of halting in operations right now at the site. What has caused this? If you can just clarify that, sir. It's not the first time it's happened. This is perhaps the third time it's happened. And no one is expecting that this operation is going to go without obstacles. जैसे मैंने आपको शुरू से बताया है कि बाधाएं तो आएंगी आपके सामने इस तरह की जियोलॉजी में, और क्योंकि वहां पर डिस्ट्रॉयड एक सबसाइडेड टनल की छत है पूरी वहां पर, उसके अंदर, तो नेचुरली दीज ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर एट द मोमेंट। शुरू में जब जो ऑब्स्टिकल आया था 16 तारीख 17 तारीख, उसको तो हम पार करके और 22 की रात से दोबारा शुरू कर दिया है। Again, yesterday an obstacle had come in the form of the iron girder, which has been cut, as I told you, with the help of cutters, iron cutters. अब जो है कुछ और सामने कोई some kind of an obstacle has come and the work had stopped, but I am told that the work is just about resuming. We are not certain as to what kind of an obstacle had come there. I am not going into this, and I don't think you need to either go into the nitty-gritties of the technologies which are happening, the obstacles which are taking place. आपको फिक्र होनी चाहिए वक्त कितना लगेगा, बस आपका। नई दिल्ली से उत्तरकाशी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बताया गया है कि एनडीआरएफ की ओर से दिन रात लगातार काम जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने बताया कि तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और जो श्रमिकों का निकालने का काम है उसमें टाइमलाइन कोई तय नहीं होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में श्रमिकों को हवाई मार्ग से एम्स ऋषिकेश भी पहुंचाया जा सकता है। 41 एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्था की गई है और इसे काफ़ी अच्छे तक कई मोर्चों पर इसमें प्रयास किए गए हैं और टाइमलाइन का लगातार उन्होंने कहा है कि इस पर तय नहीं किया जाना चाहिए। लगातार इस दिशा में ऑपरेशन जो है मजबूती से चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी तरह की चाहे खाने की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की हो, वो कोई कमी वहाँ पर नहीं है। पानी की जो आपूर्ति की बात की गई थी 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए, वो भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ड्रिफ्ट चैनल का काम वहाँ पर शुरू किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन का काम है वो भी जो वहाँ पर जो है किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बरकोट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही जो निकालने का प्रोसेस है उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन किया गया है। तो लगातार स्थिति के अनुसार जो है वो रणनीति बनाई जा रही है और तमाम जो बाधाएं हैं जो क्रमिक स्तर पर आती हैं उनसे निपटने के लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है और पूरा जो ऑपरेशन है वो एक्सपर्ट्स की निगरानी में चल रहा है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि इस स्थिति में किस तरह से काम होता है उसके बारे में बताया गया है और लगातार केंद्र और राज्य सरकार जो है वो संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र सीधे इस ऑपरेशन पर बनी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो श्रमवीर हैं उनके परिजनों से भी लगातार बात की जा रही है और जिस तरह की जो फ़ोटोज़ वहाँ से आई हैं, जिस तरह का वीडियो वहाँ से आया है, उसे देखकर राहत की बात यह है कि श्रमिक जो हैं वो पूरी तरह से कुशल हैं और सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं कि किसी भी तरह की जो दिक्कत है इस ऑपरेशन में ना आए। और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।